करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एकदम जबरदस्त विश्लेषण। कोई ऊपरी बातें नहीं, सीधा मुद्दे की गहराई तक चलेंगे। बिल्कुल। आज जो खबरें हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए बहुत रेलेवेंट है। वी आर कवरिंग अ ह्यूज रेंज टुडे। सरकार की पॉलिसीज जैसे डिफेंस लैंड मैनेजमेंट मतलब रक्षा भूमि प्रबंधन से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एआई और ट्रेड मतलब व्यापार, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में पीएम विश्वकर्मा स्कीम की जबरदस्त कामयाबी से लेकर एनवायरनमेंट पर्यावरण में अफ्रीका की चिंताजनक क्लाइमेट मोबिलिटी रिपोर्ट तक सब कुछ होगा। हाँ, और ये सिर्फ हेडलाइंस का रिहैश नहीं होगा बॉस। हेडलाइन तो सब पढ़ लेते हैं, अपन लोग हर टॉपिक के क्यों और कैसे में घुसेंगे। व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड इसका मतलब क्या है फॉर एस्पिरेंट्स एंड फॉर द कंट्री। बेसिकली आज दिमाग के सारे तार हिलने वाले हैं। रेडी हो जाओ। सही कहा। हमारा लक्ष्य है कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल, रिलेटेबल बनाना। वो कनेक्शंस दिखाएंगे जो शायद पहली नजर में मिस हो जाते हैं। और हाँ, ये डिस्कशन काफी डिटेल्ड होगा, आराम से चलेगा। सो अपनी चाय कॉफी लेकर बैठ जाओ। नोट्स बनाने हैं तो वो भी रेडी रखो, क्योंकि हम हर पहलू को खोल कर रख देंगे। वी वोंट रश दिस। एग्जैक्टली ये पेशकश है आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी की तरफ से। सोर्सेज एकदम टॉप नॉच, पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो चलो बिना और टाइम लगाए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। 1. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन, मंथन 2025 डिफेंस लैंड मैनेजमेंट रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले ये मंथन 2025 क्या बला है? नाम सुनकर तो लग रहा है कोई बड़ा मंथन चल रहा है। व्हाट्स बीइंग चर्न्ड, क्या निकल रहा है इससे? हाँ, मंथन शब्द चुना ही इसीलिए गया है क्योंकि ये गहरी सोच विचार और प्लानिंग का प्लेटफॉर्म है। मंथन 2025 एक महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब एक राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका उद्घाटन हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने न्यू दिल्ली में किया। ये 2 दिन चलेगा, सितंबर 18th एंड 19th। इसका कोर फोकस है डिफेंस लैंड मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करना। मॉडर्नाइज करना मतलब जो हमारी रक्षा सेनाओं के पास जमीनें हैं, और ये बहुत सारी हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन को आज के जमाने के हिसाब से ढालना। ये सब सरकार के बड़े विजन विकसित भारत एक्ट 2047 यानी विकसित भारत एक्ट 2047 का हिस्सा है। यानी 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को सपोर्ट करता है। डिफेंस लैंड, ये कितनी जमीन होगी? एनी आइडिया? बिकॉज डिफेंस लैंड साउंड्स लाइक अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा होगी शायद। आइडिया नहीं, सॉलिड फिगर है। लगभग 18 लाख एकर्स, 18 लाख एकर्स। कैन यू इमेजिन? ये भारत के कई छोटे राज्यों या दुनिया के कुछ देशों से भी बड़ा एरिया है। दिस ह्यूज लैंड बैंक इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, मतलब रक्षा संपदा महानिदेशालय। यही डिपार्टमेंट इस मंथन 2025 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। सो 18 लाख एकर्स, ये नंबर याद रखना है। 18 लाख एकर्स। 18 लाख एकर्स, बाप रे, दैट्स मैसिव, बहुत ज्यादा है ये तो। तो इस मंथन 2025 का सेंट्रल थीम क्या रखा गया? एंड आई हर्ड समथिंग अबाउट डिजिटल लैंड गवर्नेंस, डिजिटल भूमि शासन। ये क्या चीज है? बिल्कुल, द सेंट्रल थीम इज स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत एट 2047। मतलब विकसित भारत एट 2047 के लिए एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक रोड मैप, एक रूपरेखा तैयार करना, स्पेसिफिकली डिफेंस लैंड के कॉन्टेक्स्ट में। एंड यस, डिजिटल लैंड गवर्नेंस इज द की बज़वर्ड हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब है एडवांस्ड डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना। सोचो, सैटेलाइट इमेजरी मतलब उपग्रह चित्रण, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन्स, इन सब का इस्तेमाल होगा लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि अभिलेखों को एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए। जमीन का यूसेज, उपयोग कैसे हो रहा है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग, वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए, ताकि कोई एनक्रोचमेंट, कोई अतिक्रमण ना हो। इससे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ेगी, एफिशिएंसी, दक्षता आएगी। काफी हद तक अभी भी कॉलोनियल एरा सिस्टम्स यानी औपनिवेशिक काल की प्रणालियां चल रही थी, व्हिच वर आउटडेटेड। उन्हें अब 21st सेंचुरी के हिसाब से अपग्रेड करना है। ओके, मेक सेंस। टेक्नोलॉजी का यूज करके पुराने सिस्टम को सुधारना, सही है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या-क्या पॉइंट्स नोट करने चाहिए एस्पिरेंट्स को, खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। 1. कॉन्फ्रेंस का नाम मंथन 2025। 2. इसका थीम
स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत एट 2047। याद रखना है ये थीम। 3. डिफेंस लैंड का फिगर अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख एकर्स, अगेन 18 लाख एकर्स। 4. मैनेजमेंट बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, रक्षा संपदा महानिदेशालय। 5. कोर कंसेप्ट डिजिटल लैंड गवर्नेंस, डिजिटल भूमि शासन। 5. ये 5 पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ। और मेंस के लिए ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड मे बी जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी रेलेवेंस होगा, है ना? डायमेंशन, शासन का आयाम, हाउ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही in managing a vast public resource like defense land. Less scope for errors or misuse. गलतियों की गुंजाइश कम होगी. Administrative reform, प्रशासनिक सुधार. It's a prime example of modernizing archaic colonial era governance structures. कैसे bureaucracy में efficiency लाई जा सकती है using technology. Strategic planning, रणनीतिक योजना. Defense land isn't just for barracks and firing ranges, है ना? How can it be aligned with national development goals? उसका sustainable utilization, सतत उपयोग कैसे हो सकता है? Maybe using some non-sensitive land for infrastructure projects or renewable energy. These are strategic considerations. इस पर सोचना होगा. Technology integration, प्रौद्योगिकी एकीकरण, use of IT, GIS, drone service, कैसे ये modern tech resource utilization को optimize कर सकती है, प्लानिंग को बेहतर बना सकती है, ये सब देखना होगा। What could be the implications? मतलब इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर क्या पड़ेगा? क्या लगता है? शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली बेटर डिजिटल मॉनिटरिंग, मतलब बेहतर निगरानी, पता चलेगा कौन सी जमीन कहाँ है, क्या हो रहा है वहाँ, एनक्रोचमेंट पे कंट्रोल लगेगा, अतिक्रमण रुकेगा। मीडियम टर्म में द ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस एस्टेट्स विल इम्प्रूव, डिसीजन मेकिंग विल बिकम फास्टर और सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स भी इंटीग्रेट होंगे। लॉन्ग टर्म में दिस ऑप्टिमाइज्ड लैंड यूटिलाइजेशन विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द विकसित भारत एट 2047 गोल। Better managed strategic assets mean a stronger nation. राइट एंड द वे फॉरवर्ड, इसके बाद क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या करना होगा आगे? Way forward में कुछ की एरियाज हैं। 1. Systematic implementation. ऐसा नहीं कि कॉन्फ्रेंस हो गई और बात खत्म। ये जो डिजिटल सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं, उन्हें फेज्ड मैनर में, मतलब चरणबद्ध तरीके से सभी डिफेंस स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना होगा। 2. इंटीग्रेशन विद अदर ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। इसको गवर्नमेंट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे भूमि संवाद या गति शक्ति से लिंक करना होगा फॉर सिनर्जी, तालमेल बिठाना होगा। 3. कैपेसिटी बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। जो पर्सनल, जो कर्मचारी सिस्टम को हैंडल करेंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। टेक्नोलॉजी तभी काम आती है जब उसे चलाने वाले लोग स्किल्ड हों, है ना? बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल्स यूएई विजिट, स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। चलो दिल्ली से चलते हैं सीधा मिडल ईस्ट। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी यूएई में हैं सितंबर 18-19 को। क्या एजेंडा है? व्हाई दिस विजिट नाउ? अभी क्यों गए हैं? He is there to co-chair the 13th meeting of the India-UAE High-Level Task Force on Investments, HLJTFI। हिंदी में कहें तो निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल। उनके काउंटरपार्ट हैं शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान, जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये टास्क फोर्स 2013 में बनी थी और तब से ये इंडिया और यूएई के बीच ट्रेड, व्यापार और इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गई है। इंडिया यूएई टाइज तो वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं आजकल, especially after the CEPA, right? The Comprehensive Economic Partnership Agreement, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, उसका काफी चर्चा हुई थी। You hit the nail on the head. बिल्कुल सही पकड़ा। सीपा, जो मई 1, 2022 से लागू हुआ, has been a massive game changer. Bilateral trade, द्विपक्षीय व्यापार between the two countries has almost doubled. Just look at the numbers. Financial year 2020-21 में ट्रेड था USD 43.3 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये बढ़कर हो गया USD 83.7 बिलियन।
$43.3 billion to $83.7 billion, almost double. ये सीपा का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। Wow, nearly doubled in just a couple of years. That's phenomenal. मतलब एकदम crazy growth. तो अब इस विजिट में और इस 13th HLJTFI मीटिंग में क्या फोकस एरियाज हैं? ट्रेड तो ऑलरेडी बढ़ गया, अब आगे क्या? अब फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग द ट्रेड बास्केट, स्पेशली इनटू नॉन-ऑयल सेक्टर्स। यूएई भी अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से दूर ले जा रहा है। So the focus is on increasing investments and cooperation in strategic areas like maritime, samudri kshetra, space technology, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, defense production, रक्षा उत्पादन, energy security, ऊर्जा सुरक्षा, particularly renewable energy, and even food security. इन सब पे फोकस है। अच्छा, नॉन ऑयल सेक्टर्स। हाँ, एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इंडिया और यूएई ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी द्विपक्षीय निवेश संधि भी साइन की थी, जो 2024 में रैटिफाई हो चुकी है। दिस बीआईटी प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। So it's about deepening the strategic partnership beyond just traditional trade. मतलब सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर। मेंस पर्सपेक्टिव से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस। एब्सोल्युटली, जीएस पेपर 2 मेंस के लिए की टेकअवेज है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आर्थिक कूटनीति, हाउ ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक सीपा and investment platforms like HLJTFI are used not just for economic gains but also to further strategic interests. Rannitik hit. It's about building long-term, multifaceted relationships. Investment facilitation. The role of institutional mechanisms like HLJTFI is crucial. ये investors के लिए चीज़ों को smooth करते हैं, bottlenecks remove करते हैं. Energy security. UAE remains a key energy partner, but the focus is expanding to include renewable energy collaboration, aligning with India's green energy goals. Technology cooperation, प्रौद्योगिकी सहयोग. Collaboration in new age sectors like space, AI, fintech shows the relationship is future-oriented. This signifies that economic partnerships are evolving into strategic tech alliances. रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। What are the expected outcomes or implications of this visit and meeting? क्या उम्मीद कर सकते हैं? Short term में we can expect announcements regarding fresh investments in priority sectors identified by both countries. नए निवेश की घोषणाएं हो सकती हैं। Medium term में economic integration और गहरा होगा। Trade composition में shift दिखेगा towards non-oil goods and services. Long term में this robust strategic partnership contributes significantly to regional stability, kshetriya sthirta in the Gulf region and the Indian Ocean. National Ayush Mission Workshop on IT Solutions. ओके, मिडिल ईस्ट से वापस इंडिया आते हैं, डाउन साउथ टू केरला। वहां आयुष को लेके कुछ चल रहा है, एक नेशनल आयुष मिशन वर्कशॉप। क्या है ये? हाँ, केरला के कोट्टयम में 2 दिन की नेशनल आयुष मिशन वर्कशॉप शुरू हुई है। टॉपिक है IT सॉल्यूशंस इन द आयुष सेक्टर। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ। तो इस वर्कशॉप का एम है कि इन सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का यूज कैसे बढ़ाया जाए। केरला's हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने इसे इनॉग्रेट किया। द गोल इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर आयुष सर्विसेज। Wow, IT in ट्रेडिशनल मेडिसिन, दैट्स क्वाइट प्रोग्रेसिव। मतलब पारंपरिक चिकित्सा में IT का इस्तेमाल। इज इट बीइंग लिंक्ड विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एज वेल? उससे भी जोड़ा जा रहा है? Exactly. The ultimate goal is to develop a robust digital infrastructure for Ayush and integrate it seamlessly with the National Digital Health Mission or Ayushman Bharat Digital Mission, now as it's now called. इससे होगा क्या? Patient records का standardization होगा. Data sharing across different systems like allopathy and Ayush possible होगी. Research के लिए valuable data मिलेगा. And overall service delivery improve होगी. मतलब सेवाएं बेहतर होंगी. बट इसमें चैलेंजेस तो होंगे ना? बिकॉज आयुष प्रैक्टिसेस काफी डाइवर्स हैं अक्रॉस स्टेट्स। एक जैसा सिस्टम बनाना आसान नहीं होगा शायद। बिल्कुल सही पॉइंट। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण इज द बिगेस्ट चैलेंज। हर स्टेट में आयुष प्रैक्टिसेस में वेरिएशंस हैं,
डॉक्यूमेंटेशन मेथड्स अलग हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज अलग हो सकती हैं। इसीलिए ये वर्कशॉप इतनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ताकि सब मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और एक यूनिफॉर्म डिजिटल अडॉप्शन स्ट्रैटेजी बना सकें। इनफैक्ट केरला को इस काम के लिए नोडल स्टेट भी बनाया गया है, लेवरेजिंग देयर एक्सपीरियंस इन आईटी। मेक सेंस। कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए, मिलकर काम करना होगा। मेंस के लिए इससे क्या पॉइंट्स निकलते हैं? जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड मे बी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। Yes, both papers are relevant. Key points for mains analysis: healthcare digitization challenges. Specifically, what are the unique challenges in integrating traditional medicine systems with their diverse knowledge bases and practices into modern digital health frameworks? क्या मुश्किलें हैं? Federal cooperation, संघीय सहयोग. Health is primarily a state subject. तो ऐसे national digital frameworks बनाने के लिए सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोलैबोरेशन कितना क्रूशल है। ये वर्कशॉप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है इन एक्शन। ये सहयोग का अच्छा उदाहरण है। इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी: हाउ कैन टेक्नोलॉजी एनहांस सिटीजन सेंट्रिक हेल्थ केयर डिलीवरी इन द आयुष सेक्टर? सोचो, टेली कंसल्टेशन यूजिंग आयुष, ईजियर एक्सेस टू प्रैक्टिशनर्स, बेटर क्वालिटी कंट्रोल। सेवाएं कैसे बेहतर हों? जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी: जब स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल डेटा कलेक्ट होगा तो आयुष प्रैक्टिसेस की इफेक्टिवनेस पर लार्ज स्केल रिसर्च हो सकती है। दिस कैन लीड टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जिससे आयुष को और मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिलेगी। मतलब सबूतों के आधार पर नीतियां बनेंगी। Generating evidence-based policy. 2. Economy. अर्थव्यवस्था. PM विश्वकर्मा स्कीम. 2-year milestone achievement. चलो भाई, अब आते हैं सीधा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर। एंड द बिग न्यूज इज PM विश्वकर्मा स्कीम। इसके 2 साल पूरे हुए हैं, सितंबर 17 को। कल बिहार के बोधगया में एक बड़ा कमेमोरेशन इवेंट भी हुआ था इसको लेकर। तो क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन 2 सालों में? कुछ सॉलिड नंबर्स हैं, कुछ ठोस आंकड़े? सॉलिड नहीं, जबरदस्त नंबर्स हैं। फिनोमिनल अचीवमेंट्स। स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर 17, 2023 को, विश्वकर्मा जयंती पर, और अब तक यानी लगभग 2 साल में 30 लाख बेनिफिशरीज रजिस्टर हो चुके हैं। 30 लाख बेनिफिशरीज। ये 100% टारगेट अचीवमेंट है जो सेट किया गया था। 30 lakhs। अरे वाह, 100% टारगेट अचीव, ये तो कमाल हो गया। और ट्रेनिंग और लोन्स का क्या स्टेटस है? वही तो मेन चीज है इसमें। ट्रेनिंग और लोन का क्या हुआ? ट्रेनिंग में भी कमाल हुआ है। 23 लाख आर्टिजन्स को ऑलरेडी ट्रेन किया जा चुका है। 23 लाख आर्टिजन्स। और लोन्स की बात करें तो लगभग 5 लाख बेनिफिशरीज को 4,100 करोड़ रुपीस के लोन सैंक्शन किए गए हैं। 4,100 करोड़ रुपीस। ये स्कीम 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, पारंपरिक व्यवसायों को टारगेट करती है। सोचो, कॉर्पेंटर्स बढ़ई, बोट मेकर्स नाव बनाने वाले, ब्लैकस्मिथ्स लोहार, पॉटर्स कुम्हार, स्कल्प्टर्स मूर्तिकार, गोल्ड स्मिथ सुनार, वीवर्स बुनकर, टेलर्स दर्जी, ऐसे 18 ट्रेड्स हैं। और ये लोन्स कोलैटरल फ्री हैं, बिना गारंटी के, राइट? मतलब आर्टिजन को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। और इंटरेस्ट रेट काफी कम सुना है, ब्याज दर। Exactly, this is the USP, unique selling proposition of the scheme. Loans are completely collateral free. पहला लोन 1 लाख तक का मिलता है। अगर वो सक्सेसफुली रीपे हो गया टाइम पर, तो आर्टिसन सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो 2 लाख तक का हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% कंसेशनल रेट पर। 5%। 5%। मार्केट में बिजनेस लोन्स 10-15% या उससे भी ऊपर मिलते हैं। So 5% is extremely affordable for these artisans. सिर्फ 5%। सही है यार, ये तो बहुत बढ़िया है। 5% इंटरेस्ट, कोलैटरल फ्री। भाई, ये तो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है आर्टिजन्स के लिए। और क्या बेनिफिट्स हैं इस स्कीम में? सिर्फ लोन ही नहीं है। नहीं, इट्स अ होलिस्टिक पैकेज है, पूरा पैकेज है। लोन के अलावा स्किल ट्रेनिंग, बेसिक 5 to 7 डेज और एडवांस्ड 15+ डेज स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। स्टाइपेंड, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपीज डेली स्टाइपेंड, वजीफा भी मिलता है ताकि उनकी डेली वेजेस का लॉस कॉम्पेंसेट हो सके। टूल किट इंसेंटिव, ट्रेनिंग के बाद मॉडर्न टूल किट्स खरीदने के लिए 15,000 का ग्रांट अनुदान भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ई-वाउचर्स। अब तक 8 लाख मॉडर्न टूल किट्स इंडिया पोस्ट के जरिए डिलीवर भी की जा चुकी हैं। 8 लाख टूल किट्स। मार्केटिंग सपोर्ट, स्कीम में मार्केटिंग सपोर्ट का भी कॉम्पोनेंट है ताकि आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। बिहार में इवेंट हुआ था, वहाँ का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है? बिहार में कैसा काम हुआ है? बिहार हैज शोन गुड प्रोग्रेस टू।
वहाँ लगभग 1.62 लाख बेनिफिशरीज रजिस्टर हुए हैं, 1.05 लाख आर्टिजन्स को ट्रेन किया गया है और करीब 18,769 बेनिफिशरीज को 161.3 करोड़ के लोन सैंक्शन हुए हैं। शोज द स्कीम इज रीचिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में पहुंच रही है स्कीम। तो मेंस पर्सपेक्टिव से इसका इम्पैक्ट क्या है? जीएस पेपर 3, इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या लिखेंगे? Huge impact, extremely important for GS Paper 3. देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, ये ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रही है, स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये गुरु शिष्य परंपरा को भी सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कोलैटरल फ्री लोन मॉडल उन आर्टिजन्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ला रहा है जो पहले शायद एक्सक्लूडेड थे ड्यू टू लैक ऑफ कोलैटरल। एक्सेस टू क्रेडिट इज एम्पावरमेंट, क्रेडिट मिलना बहुत बड़ी बात है। स्किल डेवलपमेंट, ये स्कीम सिर्फ पैसा नहीं दे रही है, स्किल्स भी अपग्रेड कर रही है। ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्निक्स और टूल से जोड़ रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। ट्रेनिंग स्टाइपेंड एक बड़ा इंसेंटिव है आर्टिजन्स के लिए ट्रेनिंग लेने का। सोशल जस्टिस, दिस एस्पेक्ट इज वेरी क्रूशियल एंड इम्प्रेसिव। जो डेटा आया है उसके अनुसार 92% बेनिफिशरीज SC, ST, OBC कैटेगरी से हैं, 92%, और 33% बेनिफिशरीज विमेन हैं, 33% विमेन। ये दिखाता है कि स्कीम सोशली इंक्लूसिव है और सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज सेक्शंस तक पहुंच रही है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, इनडायरेक्टली ये स्कीम भारत की रिच क्राफ्ट हेरिटेज शिल्प विरासत को भी प्रिजर्व और प्रमोट कर रही है बाय सपोर्टिंग द आर्टिजन्स हु आर द कीपर्स ऑफ दीज ट्रेडिशंस। Truly impressive numbers and impact across multiple dimensions. ये स्कीम तो काफी सक्सेसफुल लग रही है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, लॉज अमेंडमेंट एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमी में ही नेक्स्ट टॉपिक। बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ बड़े रिफॉर्म्स चल रहे हैं। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसके प्रोविजंस अभी हाल ही में लागू हुए हैं। हाँ, अगस्त 1, 2025 से इसके प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए हैं। दिस इज द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसका मेन एम है बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस, शासन को इम्प्रूव करना, ऑडिट रूल्स, लेखा परीक्षा नियम को और मजबूत करना और डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, जमाकर्ता संरक्षण को बढ़ाना। स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSBs, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मतलब सरकारी बैंकों में। ये काफी कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म पैकेज है। इसमें 5 अलग-अलग बैंकिंग लॉज में टोटल 19 अमेंडमेंट्स, संशोधन किए गए हैं। 19 अमेंडमेंट्स अक्रॉस 5 लॉज, 19 अमेंडमेंट्स, बाप रे, काफी कुछ बदला होगा। What are the most important changes aspirants should be aware of? क्या है वो सबसे जरूरी बदलाव? कुछ की चेंजेस हैं जो नोटवर्दी है, ध्यान देने लायक हैं। रिवीजन ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड। बैंक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर किसी डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार का किसी फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो बैंक उस फर्म को लोन देने से पहले एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करता है या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड, सीमा, पहले सिर्फ 5 लाख रुपीस थी। अब इसे बढ़ाकर सीधा 2 करोड़ कर दिया गया है। 5 लाख रुपीस टू 2 करोड़ रुपीस। ये रिवीजन 57 साल बाद हुआ है, सिंस 1968। इसका मतलब है कि अब 2 करोड़ तक के ओनरशिप स्टेक वाली फर्म्स के लिए वो पुराने रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं। 5 लाख रुपए से सीधा 2 करोड़ 57 साल बाद। वाओ, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स। कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंकों में डायरेक्टर्स का टेन्योर मैक्सिमम 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। दिस अलाइंस विद द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड फंड्स। बैंक्स में बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड, लावारिस पड़ा रहता है डॉर्मेंट अकाउंट्स में। अब ये पैसा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑडिट रेम्यूनरेशन ऑटोनॉमी फॉर PSBs। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब ऑटोनॉमी, स्वायत्ता मिल गई है कि वो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक यानी फीस खुद डिसाइड कर सकते हैं।
पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के कंसल्टेशन से होता था। अब पीएसबीज मार्केट रेट्स पर कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। Interesting change, especially the substantial interest threshold jump after 57 years. तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा बैंकिंग सेक्टर पर? मींस जीएस पेपर 3 बैंकिंग रिफॉर्म्स, इसमें क्या असर पड़ेगा? Yes, GS Paper 3 banking reforms. The expected overall impact is largely positive, aiming to modernize the sector. Governance enhancement. Substantial interest threshold बढ़ने से theoretically decision making fast हो सकती है for smaller exposures, but banks need to ensure robust internal controls remain to prevent misuse. Cooperative bank directors का tenure बढ़ने से continuity आ सकती है management में. Regulatory modernization. Revising a 57-year-old threshold shows regulators are updating frameworks to match the current economic scale, getting rid of archaic rules, पुराने नियमों को हटाना. Depositor protection. Unclaimed funds का IIPF में जाना एक पॉजिटिव स्टेप है. इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पोटेंशियली इन फंड्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए. इट एनहांसेस डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस इनडायरेक्टली. जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा. ऑडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट. एएसपीज को ऑटोनॉमी मिलने से कि वो अपने ऑडिटर्स की फीस खुद डिसाइड करें. उम्मीद है कि वो बेटर कॉम्पनसेशन देकर टॉप ऑडिट फर्म्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे. This can potentially improve the quality of audits in PSPs, bringing them closer to private sector banks in this aspect. ऑडिट की गुणवत्ता सुधरेगी. ऑडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट. 3. इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध. AI एंड ग्लोबल ट्रेड. WTO वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025. ओके, अब शिफ्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर. और आजकल IR में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI काफी बज़ में है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने इस पर कोई रिपोर्ट निकाली है कि AI ग्लोबल ट्रेड को कैसे अफेक्ट करेगा? क्या कहती है रिपोर्ट? बिल्कुल. WTO ने अपनी फ्लैगशिप एनुअल पब्लिकेशन द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 जारी की है और इस साल का मेन फोकस AI पर ही है. रिपोर्ट का हेडलाइन प्रोजेक्शन काफी आई कैचिंग है. AI ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को 2040 तक नियरली 40% बूस्ट कर सकता है. Almost 40%. That's a huge potential impact on the global economy driven by technology. बहुत बड़ा असर हो सकता है. 40%? That sounds amazing. लेकिन इस पे कोई कैश तो नहीं है? कोई वार्निंग्स भी है रिपोर्ट में? कुछ चिंता की बात? Yes, there's a significant warning. Report clearly states कि ये benefits automatically सभी देशों तक equally नहीं पहुंचेंगे. अगर डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन यानी हाई इनकम इकोनॉमीज और लो इनकम इकोनॉमीज के बीच AI को अडॉप्ट करने और यूज करने की कैपेसिटी का गैप एड्रेस नहीं किया गया तो इनइक्वालिटी, असमानता और बढ़ सकती है. द रिच कंट्रीज कुड गेट रिचर फास्टर, लीविंग द पुअर कंट्रीज फर्दर बिहाइंड. अमीर देश और अमीर, गरीब और गरीब हो सकते हैं. डिजिटल डिवाइड मतलब AI का फायदा मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिलेगा. हाउ एग्जैक्टली इज AI एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड? किन चीजों से फर्क पड़ेगा? कैसे मदद करेगा AI? एग्जैक्टली, दैट्स द रिस्क. रिपोर्ट कहती है AI ट्रेड कॉस्ट्स, व्यापार लागत कम करेगा कई तरीकों से. प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाकर, सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला को ऑप्टिमाइज करके, क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेशन सर्विसेज को बेहतर बनाकर, मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शंस को इम्प्रूव करके. Think about AI helping businesses find new markets or navigate complex customs procedures more easily. सोचो AI से बिजनेस को नए बाजार ढूंढने में मदद मिले. इसके अलावा AI enabling goods जैसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, AI सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, इनका ट्रेड खुद भी एक बहुत बड़ा मार्केट है. 2023 में ही इनका ग्लोबल ट्रेड USD 2.3 ट्रिलियन था. 2.3 ट्रिलियन $. लेकिन इन सब बेनिफिट्स को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन जरूरी है. मतलब नीतियां बनानी पड़ेंगी. पॉलिसी इंटरवेंशंस मतलब क्या करना होगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी पीछे ना रह जाएं? विकासशील देशों को क्या करना होगा? डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बुनियादी ढांचा जैसे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करना होगा. अपनी वर्कफोर्स को AI रिलेटेड स्किल्स में ट्रेन करना होगा. डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे जो इनोवेशन को एनकरेज करें और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें. रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि अगर लो इनकम इकोनॉमीज में
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए तो AI अडॉप्शन से उनका रियल इनकम ग्रोथ 8% से बढ़कर 15% हो सकता है. So investing in digital readiness is crucial for them to benefit from the AI wave. डिजिटल तैयारी बहुत जरूरी है. This is super relevant for mains GS paper 2, international organizations like WTO, and GS paper 3, economy S&T implications. बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. Extremely important मेंस पर्सपेक्टिव से की थीम्स हैं. Technology's impact on trade, how AI is set to fundamentally transform global commerce patterns, supply chains and trade relationships. व्यापार कैसे बदलेगा? Risk of digital inequality, the potential for AI to exacerbate the economic divide between the global north and south, and the policy responses needed to mitigate this, असमानता का खतरा. Need for inclusive AI governance, how should international trade rules under WTO and national policies adapt to ensure AI governance is inclusive and benefits are shared more broadly? नियम कैसे बने? Development strategy for Global South. How can developing countries strategically leverage AI for trade-supported growth rather than being left behind? विकासशील देश क्या करें? तो व्हाट कुड बी द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, मतलब दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? Short term में we'll see more focus on AI-related trade policies and possibly increase competition among nations to lead in AI development in trade. AI नीतियों पर ज्यादा ध्यान होगा. मीडियम टर्म में significant investments will be needed in digital infrastructure and skills in developing economies. निवेश करना होगा. Long term में AI could significantly reshape global economic power dynamics and comparative advantages. दुनिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है. Israel-Gaza conflict. Ground offensive in Gaza City. Okay, moving to a very serious and sensitive geopolitical issue. गाजा में सिचुएशन फिर से एस्केलेट हो रही है. ग्राउंड ऑफेंसिव, जमीनी हमला तेज होने की रिपोर्ट्स हैं. हाँ, reports indicate that Israel has intensified its ground offensive in Gaza City. इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया है, गाजा इज बर्निंग, जो सिचुएशन की ग्रेविटी को हाईलाइट करता है. द इजरायली मिलिट्री क्लेम्स टू हैव एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर वाइड स्प्रेड एरियाज विद इन गाजा सिटी. याद रखना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट अक्टूबर 7, 2023 से चल रहा है, एंड दिस लेटेस्ट फेज मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन ग्राउंड ऑपरेशंस विद इन द सिटी इटसेल्फ. हालात गंभीर हैं. गाजा सिटी इज डेंसली पॉपुलेटेड. वहां की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, मानवीय स्थिति कैसी है? बहुत चिंताजनक खबरें आ रही होंगी. UN agencies are reporting dire conditions. The humanitarian crisis, Manaviya Sankat, is deepening with every passing day. Lakhs of people have been asked to evacuate towards the south. Tuesday शाम तक करीब 350,000 लोग evacuate कर चुके थे, according to reports. बहुत 350,000 people. गाजा सिटी की टोटल पॉपुलेशन करीब 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख. इंटरनेशनल प्रेशर फॉर अ सीज फायर, युद्ध विराम एंड इंश्योरिंग सिविलियन प्रोटेक्शन, नागरिकों की सुरक्षा कंटिन्यूज टू माउंट, बट द ग्राउंड सिचुएशन रिमेन्स एक्सट्रीमली ग्रिम. Reports suggest over 150 airstrikes in the past 48 hours alone. स्थिति बहुत खराब है. बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन है. मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, एस्पिरेंट्स को क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए इस इशू को फॉलो करते वक्त? क्या ध्यान रखें? मेंस के लिए इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े सेवरल डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, और एस्पिरेंट्स को इन्हें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझना होगा बेस्ड ऑन फैक्चुअल रिपोर्टिंग. इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इश्यूज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, LOAC, principles of distinction between combatants and civilians, proportionality, military advantage versus civilian harm, and precautions in attack. Are these being upheld? क्या कानूनों का पालन हो रहा है? Humanitarian crisis. The scale of civilian casualties, displacement, access to essential supplies like food, water, medical aid, role of international aid agencies. मानवीय संकट कितना बड़ा है? Regional stability. How is this conflict impacting the broader Middle East region? What is the risk of spillover or wider regional conflict? इलाके पर क्या असर पड़ रहा है? Diplomatic efforts. What efforts are being made by the international community, the UN, regional powers and other countries to mediate, de-escalate and find a path towards a ceasefire and a long-term resolution? How effective have these efforts been? कूटनीतिक प्रयास क्या हो रहे हैं?
diplomatic efforts. Crucially, aspirants should focus on analyzing the situation based on principles, international norms, and reported facts, avoiding taking emotional or biased stances in their answers. तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करना है. Diplomatic efforts. China's defense minister's warning on global unity. एक और ग्लोबल डेवलपमेंट पीस। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने ग्लोबल यूनिटी, वैश्विक एकता की बात की है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है, गिवन द करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन्वॉल्विंग चाइना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, उन्होंने एक रीसेंट एड्रेस में ग्लोबल यूनिटी पर जोर देते हुए एक डिवाइडेड वर्ल्ड, बंटी हुई दुनिया के डेंजर्स के खिलाफ वॉर्न किया है, जिसे उन्होंने मेटाफोरिकली रूल ऑफ द जंगल, जंगल का कानून कहा। इस स्टेटमेंट को करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, जहां जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ रही हैं, यूएस चाइना कंपटीशन तेज है और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ जा रही है या जा चुकी है। China is trying to position itself as a proponent of global cooperation and multilateralism, contrasting itself with what it perceives as unilateral actions by others. चीन खुद को सहयोग के पक्षधर के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेंस जीएस पेपर 2 आईआर के लिए इसका क्या रिलेवेंस है? हाउ शुड एस्पिरेंट्स इंटरप्रेट दिस? इसे कैसे समझें? This statement is relevant for understanding the ongoing debate between multilateralism, बहुपक्षवाद, versus unilateralism, एकपक्षवाद. It highlights the challenges to global governance, वैश्विक शासन in an era of great power competition, बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा. Aspirants should see this as part of China's narrative-building exercise, presenting its own vision for the global order, emphasizing stability and cooperation, as defined by them, potentially as an alternative to the US-led order. It's important to analyze such statements critically, considering the source and the geopolitical context. गहराई से विश्लेषण करना होगा। 4. एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, स्टेट ऑफ अफ्रीकाज एनवायरनमेंट 2025, क्लाइमेट मोबिलिटी रिपोर्ट। चलो अब एनवायरनमेंट सेक्शन में आते हैं। अफ्रीका और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, जो इंडिया का एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक है, उन्होंने स्टेट ऑफ अफ्रीकाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट रिलीज की है। Yes, CSE released this significant report in Addis Ababa, Ethiopia. And frankly, the findings are deeply concerning, even shocking. रिपोर्ट के नतीजे चिंताजनक है। रिपोर्ट का कहना है कि अफ्रीका दुनिया का सबसे क्लाइमेट मोबाइल कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है। क्लाइमेट मोबाइल, इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की वजह से वहां लोग सबसे ज्यादा अपने घर छोड़कर डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो रहे हैं। क्लाइमेट मोबिलिटी यानी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, जलवायु प्रेरित विस्थापन। कितना बढ़ गया है ये डिस्प्लेसमेंट अफ्रीका में? कितना विस्थापन हुआ है? According to the report, which uses data from the Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, internal displacement यानी देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना due to climate impacts tripled between 2009 and 2023. Tripled, तिगुना हो गया है। सोचो 2009 में अराउंड 1.1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे डिजास्टर्स की वजह से अफ्रीका में। 2023 में ये नंबर बढ़कर 6.3 मिलियन हो गया। 6.3 मिलियन वर्सेस 1.1 मिलियन इन जस्ट अबाउट 14-15 years. Triple displacement, तिगुना. That's staggering and extremely alarming. बहुत चिंता की बात है ये तो। इसका मेन रीजन क्या बताया गया है? ड्रॉट, सूखा या फ्लड्स, बाढ़? Overwhelmingly flooding, बाढ़. रिपोर्ट कहती है कि 75% of these disaster displacements in Africa were caused by flooding. 75%. ड्रॉट का कंट्रीब्यूशन करीब 11% रहा। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स और उनसे होने वाली फ्लड्स अफ्रीका में कितनी डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं। बाढ़ मुख्य कारण है। और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं इस रिपोर्ट में? आगे क्या होने की संभावना है? भविष्य में क्या हो सकता है? फ्यूचर प्रोजेक्शंस और भी ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। रिपोर्ट वार्न्स कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल को ब्रीच करके 2 डिग्रीज तक पहुंचती है, तो अफ्रीका की 50% पॉपुलेशन कुड फेस द रिस्क ऑफ अंडरनरिशमेंट, कुपोषण। 50%, आधे लोग। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जबरदस्त होगा। जैसे कोकोआ प्रोडक्शन, जो वेस्ट अफ्रीका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो 2050 तक 50% तक गिर सकता है। 50% रिडक्शन। कोकोआ उत्पादन आधा रह सकता है। ये तो बिल्कुल क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु न्याय का मामला लगता है। Africa historically contributes least to global emissions, but is suffering some of the worst consequences. Means GS1 geography, society, and GS3 environment disaster management के लिए crucial है ये। Absolutely. This is a textbook case for climate justice discussions in GS Paper 1 and 3. Key issues for mains arising from this report. Climate justice. The disproportionate impact on developing nations, particularly in Africa, versus the historical responsibility of developed nations. This strengthens the case for the loss and damage fund discussed in climate negotiations. विकसित देशों की जिम्मेदारी। Adaptation strategies. Anukulan Rannitiyan. Africa urgently needs robust adaptation strategies, including proactive displacement management, climate-resilient agriculture, and early warning systems for extreme weather events. तैयारी करनी होगी। International cooperation, Antarashtriya Sahyog. Developed countries need to step up significantly in providing financial support, climate finance, and technology transfer to help African nations adapt and build resilience. विकसित देशों को मदद करनी होगी। Linked to Sustainable Development Goals, SDGs. How climate change is severely undermining Africa's progress towards achieving SDGs, especially those related to poverty reduction, SDG 1, zero hunger, SDG 2, and health, SDG 3. SDGs पर असर। What are the immediate and long-term implications? फौरी और दूरगामी असर क्या होंगे? Immediate implications include increased need for humanitarian assistance for the growing number of displaced populations. मानवीय सहायता की जरूरत बढ़ेगी। Medium term में, massive investments are needed in climate-resilient infrastructure like better dams, drainage systems, drought-resistant crops. निवेश की जरूरत। Long term में, अगर सिचुएशन को मैनेज नहीं किया गया तो ये इंट्रा-कॉन्टिनेंटल एंड इवन इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन पैटर्न्स को इफेक्ट कर सकता है, potentially leading to instability. अस्थिरता पैदा हो सकती है। Global Climate Action Summit, Los Angeles. इसी क्लाइमेट चेंज के बैकड्रॉप में लॉस एंजलिस में भी एक समिट हो रहा है। हाँ, सितंबर 18-19 को लॉस एंजलिस में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी समिट हो रहा है। इसका थीम है सस्टेनेबल पाथवेज, इनोवेटिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। इस समिट का फोकस थोड़ा डिफरेंट है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नवाचार और मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स जैसे सिटीज, बिजनेसेस, एनजीओज पर केंद्रित है क्लाइमेट एक्शन के लिए। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई अब सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट्स की नहीं, बल्कि हर लेवल पर एक्शन की जरूरत है। मेंस के लिए ये क्लाइमेट इनोवेशन, सब नेशनल एक्शन और रेजिलियंस बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर सकता है। 5. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, IIST फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस। चलो अब साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। स्पेस सेक्टर से शुरू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ISIT, इसका फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। ये ISRO के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ना? यस, एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल। IIST, located in Thiruvananthapuram, Kerala, is a premier institute, often called ISRO's own university. It was established to create high-quality human resources for India's space agency, ISRO. They are celebrating their foundation day. इस मौके पर ओपन डे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जहां स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, लैब्स देख सकते हैं, साइंटिस्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बेसिकली टू इग्नाइट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा अबाउट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोगों में रुचि जगाने के लिए। IST का रोल तो इसरो के एम्बिशियस प्लान्स लाइक गगनयान और फ्यूचर मास मिशंस के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। मेंस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं? You're right, its role is crucial. मेंस के लिए IIST का सिग्निफिकेंस सेवरल डायमेंशंस में है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे प्राइमरी रोल तो है इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग स्पेस प्रोग्राम के लिए हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की सप्लाई चेन इंश्योर करना। ये स्पेशलाइज्ड अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑफर करता है, स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर स्पेस साइंस। कुशल लोग तैयार करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम
IST सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन कटिंग एज रिसर्च दैट डायरेक्टली फीड्स इनटू इसरोज मिशंस एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडिजिनस स्पेस टेक्नोलॉजीज। रिसर्च भी होती है। Promoting science communication and temper. Events like Open Day play an important role in science communication, promoting scientific temper, Vijnanic soch among the youth, and inspiring the next generation to take up careers in STEM, science, technology, engineering, mathematics fields. विज्ञान को लोकप्रिय बनाना. Academia-industry linkage. IST acts as a bridge between academic research and its practical application in the space industry, contributing to Atmanirbharta in the space sector. एकेडमिक और उद्योग जगत को जोड़ना। Academic-industry linkage. India's rise in Global Innovation Index 2025। इनोवेशन की बात चली है, तो इंडिया ग्लोबली कैसा परफॉर्म कर रहा है इनोवेशन में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 की रिपोर्ट आ गई है। क्या रैंकिंग है इंडिया की? बहुत अच्छी खबर है इस फ्रंट पर। इंडिया हैज क्लाइम्ड टू द 38th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025। 38th रैंक, 38वीं रैंक। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, हर साल पब्लिश करता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की रैंकिंग में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखी है और 38th रैंक इज क्वाइट कमेंडेबल। काफी अच्छी रैंक है। 38th रैंक, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। रिपोर्ट में इंडिया की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स क्या बताई गई हैं? हम किन एरियाज में अच्छा कर रहे हैं? हमारी ताकत क्या है? रिपोर्ट हाइलाइट्स कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज के ग्रुप में कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर बना हुआ है। हमारी की स्ट्रेंथ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स पिलर में दिख रही है। इसमें पैरामीटर्स आते हैं जैसे रिसर्च पब्लिकेशंस की क्वालिटी और क्वांटिटी, पेटेंट्स फाइल्ड, हाईटेक एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिव गुड्स एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये दिखाता है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है और टैंजिबल आउटपुट्स जनरेट कर रहा है। मतलब हमारा R&D अच्छा कर रहा है। तो मेंस GS पेपर 3 साइंस एंड पैक इंडियन इकोनॉमी के लिए इस GII रैंकिंग के क्या इंप्लीकेशंस हैं? इसका क्या मतलब है मेंस के लिए? The implications are quite significant for Maine's perspective, effectiveness of innovation policies. ये इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार की जो वेरियस पॉलिसीज हैं इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, न्यू IPR पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही हैं। सरकारी नीतियां काम कर रही हैं। पोटेंशियल फॉर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ. A higher GII rank signals greater potential for innovation-driven economic growth. Innovation leads to increased competitiveness, productivity, and new job creation. Innovation से आर्थिक विकास. Transition towards knowledge-based economy. ये रैंकिंग इंडिया के ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को रीइंफोर्स करती है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ आइडियाज, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल पर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट होगी। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग एंड फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इन R&D. दुनिया में भारत की छवि बेहतर होती है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग। 6. इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 डायरेक्टिव्स। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा और डिफेंस स्ट्रैटेजी की। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, संयुक्त कमांडर सम्मेलन को एड्रेस किया। ये काफी इंपॉर्टेंट एनुअल मीटिंग होती है ना? क्या की मैसेजेस या डायरेक्टिव्स दिए गए कमांडर्स को? क्या निर्देश दिए गए? Yes, the Combined Commanders Conference, CCC, is a very important annual event where the top military leadership of the Army, Navy, and Air Force come together for strategic discussions and planning. Defense Minister Rajnath Singh ji addressed the conference, and his key message revolved around the changing nature of future warfare. उन्होंने जोर दिया कि हमें सिर्फ conventional threats, पारंपरिक खतरों के लिए ही नहीं, बल्कि अनकन्वेंशनल थ्रेट्स, अपरंपरागत खतरों के लिए भी इक्वली तैयार रहना होगा। Unconventional threats, अपरंपरागत खतरे। What kind of threats did he specifically mention? किस तरह के खतरे? He specifically highlighted the need to prepare for information warfare, सूचना युद्ध, ideological warfare, वैचारिक युद्ध, ecological warfare, पारिस्थितिकी युद्ध, and even biological warfare, जैविक युद्ध.
This clearly indicates that future conflicts will likely be multi-domain, fought not just on land, sea and air, but also in cyberspace, space, and even the cognitive domain, influencing minds and perceptions. The lines between war and peace are blurring. युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के जय मंत्रा का भी जिक्र हुआ। व्हाट इज JIJ स्टैंड फॉर अगेन? जय का मतलब क्या है? The Jai mantra was reiterated as a key focus area. JAI stands for jointness, तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, एंड इनोवेशन, नवाचार इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी। इसके साथ ही पीएम मोदी का जो सुदर्शन चक्र विजन है, which focuses on building integrated and future-ready defense capabilities और multi-domain warfare preparedness पर भी फोकस था। The overall message was to build a more integrated, self-reliant, technologically advanced and adaptable military force. मतलब सेना को और मजबूत और आधुनिक बनाना है। मेंस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए इसका क्या रेलेवेंस है? Highly relevant for GS Paper 3. Key themes for analysis. Adapting India's security strategy. How India's defense posture and strategy are evolving to meet the complex security challenges of the 21st century. Moving beyond conventional threats. भारत की सुरक्षा रणनीति कैसे बदल रही है? Military modernization and indigenization. The importance of technology integration, promoting indigenous defense production, Atmanirbharta, and developing future-ready capabilities like cyber, space, AI, and defense. सेना का आधुनिकीकरण. Achieving strategic autonomy. How self-reliance in defense is crucial for maintaining India's strategic autonomy in foreign policy and security matters. आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? Enhancing inter-service cooperation, jointness. The critical need for joint planning, training, and operations among the three services to succeed in future multi-domain conflicts. The creation of theater commands is a major step in this direction. तीनों सेनाओं में तालमेल. Enhancing inter-service cooperation, jointness. 7. Social issues and welfare. सामाजिक मुद्दे और कल्याण. National Education Policy 2025. Implementation progress. चलो अब सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे पे आते हैं। द बिग वन हियर इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो चल ही रहा है। सितंबर 2025 तक क्या स्टेटस है? क्या की चेंजेस दिख रहे हैं ग्राउंड पर? क्या बदलाव दिख रहे हैं? NEP 2020 का implementation एक ongoing process है. It's a massive reform agenda, so changes are happening gradually. शायद सबसे visible change जो स्कूल एजुकेशन में आ रहा है वो है स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। जो पुराना 10+2 सिस्टम था उसे रिप्लेस किया जा रहा है नए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर से। हाँ, ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। कैन यू क्विकली ब्रेक इट डाउन अगेन फॉर क्लैरिटी? इसे फिर से समझा सकती हैं? Sure. The new structure is designed for holistic development, aligned with different age groups. 5 years, foundational stage. Ages 3 to 8. इसमें 3 साल प्री स्कूल आंगनवाड़ी के और ग्रेड्स 1-2 शामिल हैं। Focus is on activity-based learning, play-way methods, खेल-खेल में सीखना। 3 years, preparatory stage. Ages 8 to 11. Grades 3 to 5. Focus shifts to building basic literacy and numeracy skills, along with introduction to subjects. लिखना, पढ़ना, सीखना. 3 years, middle stage. Ages 11 to 14, grades 6 to 8. Introduction to more specialized subjects, experiential learning in sciences, maths, arts, social sciences, humanities. Importantly, vocational education starts from grade 6. यहाँ से vocational शिक्षा. 4 years secondary stage. Ages 14 to 18, grades 9 to 12. This stage is broken into 2 phases, 9-10 and 11-12. Focuses on multidisciplinary studies, critical thinking, greater flexibility for students to choose subjects based on their interests and talents, breaking rigid stream barriers. विषयों को चुनने की आज़ादी. वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6 मतलब छठी क्लास से, दैट्स अ बिग चेंज। और क्या की फीचर्स हैं NEP के जो इम्प्लीमेंटेशन में हाईलाइट हो रहे हैं और क्या खास बातें हैं? Besides the structure, several other key features are being implemented. Focus on foundational literacy and numeracy. एक नेशनल मिशन निपुण भारत चल रहा है इंश्योर करने के लिए
कि ग्रेड 3 तक हर बच्चा बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक सीख जाए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, रोट लर्निंग, रट्टा मारना कम करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस है। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम ग्रेड 6, इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट, कौशल विकास पर जोर। Multilingualism. Promoting education in mother tongue, local language, regional language as the medium of instruction. Preferably till grade 5, but at least till grade 8. 3 language formula को भी flexibility के साथ implement करना. मातृभाषा में पढ़ाई. हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाने का प्रपोजल है एज अ सिंगल अम्ब्रेला रेगुलेटर एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री प्रोग्राम्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। उच्च शिक्षा में सुधार। Increased public investment. NEP recommends increasing public investment in education to reach 6% of GDP at the earliest. Progress is being made, but reaching 6% is still a goal. शिक्षा पर खर्च बढ़ाना। Means GS Paper 2, Education, Social Justice, Governance के लिए इसकी significance तो clear है. Absolutely. Significance multiple levels पर है. Systemic educational reform. NEP aims for a complete overhaul of the Indian education system, making it more holistic, flexible, multidisciplinary, and aligned with 21st century needs. पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव. Skilling the future workforce. Integrating vocational education and focusing on skills is crucial for leveraging India's demographic dividend and preparing youth for the job market. भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना. Promoting equity and access. NEP emphasizes inclusive education, ensuring that no child is left behind due to socio-economic background, gender, or geographical location. Focus on early childhood care and education, ECC, is also key for equity. सबको समान अवसर. Enhancing quality and relevance. The ultimate aim is to improve learning outcomes, make education more engaging and relevant to life, and foster critical thinking and creativity. Implementation remains the key challenge, requiring sustained effort from centers, states, schools, and teachers. गुणवत्ता सुधारना, लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। Enhancing quality and relevance. 8. Culture and heritage. संस्कृति और विरासत. PM मोदी's 75th birthday celebrations. सेवा पखवाड़ा. कल्चर सेक्शन में आते हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी का 75th बर्थडे था सितंबर 17 को. इसके बाद एक सेवा पखवाड़ा चल रहा है. ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या है सेवा पखवाड़ा? हाँ, सेवा पखवाड़ा एक 15 डेज का नेशन वाइड सर्विस इनिशिएटिव है। ये PM मोदी के बर्थडे सितंबर 17 से शुरू होकर महात्मा गांधी जी की जयंती अक्टूबर 2 तक चलेगा। The core idea behind this is to convert the occasion of a leader's personal milestone, like birthday, into large-scale service activities, seva gatividhiyan aimed at public welfare. It positions leadership with a strong service orientation. मतलब जन्मदिन को सेवा कार्यों से जोड़ना। किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है सेवा पखवाड़ा में? What's the focus? क्या हो रहा है इसमें? The activities are quite diverse, all centered around community service and welfare. Blood donation camps. A massive blood donation drive called Raktadaan Amrit Mahotsav 2.0 is being organized. Interestingly, it's not just in India, but reports suggest Indians in around 70 countries are also participating. 70 countries. 70 देशों में. Health checkup camps. Free health checkup camps are being set up across the country. For instance, Maharashtra state government has set a target of conducting 1 lakh free cataract surgeries during this period. 1 lakh surgeries. 1 lakh मोतियाबिंद operation. Cleanliness drives Swachhta Abhiyan. Reinforcing the message of Swachh Bharat mission. Saaf Safai. Tree plantation, वृक्षारोपण. Environmental consciousness is also part of it. Odisha, for example, aims to plant 75 lakh saplings to mark the PM's 75th birthday. 75 lakh saplings. 75 lakh पौधे. Promotion of Swadeshi products. There's also a plan to promote the use of Swadeshi indigenous products starting September 22nd. स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा.
promotion of Swadeshi products. Other activities include helping Divyangjan, persons with disabilities, promoting vaccinations, etc. और भी कई काम हो रहे हैं. Interesting model, linking a personal occasion with nationwide service drives. Mains में इसका relevance कहाँ बन सकता है? Maybe GS Paper 2 Governance, Philosophy, or even GS Paper 4 Ethics. Absolutely. It has relevance in multiple areas. Political culture and leadership. It presents a model of service-oriented leadership, seva unmukh netritva, attempting to connect political milestones with public service, rather than just celebration. Social capital building. Such initiatives encourage community participation, volunteerism, and can help build social capital, samajik punji, logo ki bhagidari. Tangible public health impact. Activities like blood donation drives and health camps can have direct, measurable positive impacts on public health. Swasthya par seedha asar. Integrating cultural values, it reflects an attempt to integrate the traditional Indian value of seva, selfless service, into modern governance practices. Seva ki bhavna ko jodna. Integrating cultural values. 9. Ethics linkages. नैतिकता संबंध. Service leadership. PM Modi's birthday as governance model. आपने ethics GS paper 4 का मेंशन किया. तो क्या इस सेवा पखवाड़ा मॉडल में कोई स्पेसिफिक एथिकल डायमेंशन, नैतिक आयाम है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को सोचना चाहिए? एक केस स्टडी की तरह, इसे केस स्टडी की तरह देख सकते हैं क्या? Yes, definitely. हाँ, बिल्कुल. It raises an interesting ethical question that can be framed as a case study for GS paper 4. The practice of observing personal milestones of political leaders, such as birthdays, through large-scale state-supported service initiatives like Seva Pakhwada, critically examine the ethical dimensions involved. Is it purely about service, or does it also involve elements of political messaging and image building? How do we evaluate this ethically? मतलब ये कितना नैतिक है? ओके, तो इसमें स्टेक होल्डर्स, हितधारक कौन-कौन होंगे? और क्या-क्या एथिकल डायमेंशंस, नैतिक आयाम कंसिडर करने चाहिए? किन बातों पर सोचना होगा? Key stakeholders involved है. The political leader, जिनका जन्मदिन है, the government, ruling party, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, public officials, administration, जो इसे लागू कर रहे हैं, citizens, जो भाग ले रहे हैं या जिन्हें लाभ मिल रहा है, opposition parties, जो इसे देख रहे हैं और शायद आलोचना कर रहे हैं, media, जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. Ethical dimensions to consider for analysis. Intention versus consequence. Consequentialism versus deontology. Is the primary intention genuinely seva, service, or is it political mobilization, image enhancement? Niyat kya hai? Even if the intention is mixed, what are the consequences? Parinam kya hai? Are the outcomes, blood collected, surgeries done, ethically justifiable regardless of intention? Use of state resources. To what extent are state resources, financial, human, being used for initiatives linked to a political figure's personal milestone? Is this appropriate? क्या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल सही है? Virtue ethics. सद्गुण नैतिकता. Does this model promote virtues like humility, vinamrata, compassion, karuna, and genuine service, seva? Or does it risk promoting sycophancy or a personality cult? Principle of neutrality. Should state machinery be associated with celebrating a leader's birthday, even if it's through service activities? Does it blur the line between the person and the office? क्या इससे तटस्थता भंग होती है? Social responsibility versus political mileage. How to balance the positive aspect of encouraging social responsibility and volunteerism with the potential political mileage gained by the leader party. सामाजिक जिम्मेदारी और राजनीतिक लाभ में संतुलन कैसे हो? तो इसको एनालाइज करते वक्त एक बैलेंस व्यू लेना होगा, फोकसिंग ऑन बोथ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड एथिकल कंसर्न्स. मतलब दोनों पहलुओं को देखना होगा. Precisely, बिल्कुल. A good ethical analysis would acknowledge the potential positive outcomes, mobilizing people for good causes, tangible benefits to society, while also critically examining the motivations, the means used, especially use of state resources, and potential negative consequences, like politicization of service, impact on political neutrality. A possible resolution framework could discuss guidelines for such initiatives, ensuring transparency in funding, voluntary participation, focus on measurable outcomes,
and maintaining a clear distinction between personal celebration and public service facilitated by the state. It's a complex issue with valid arguments on both sides, making it a good case study for ethical reasoning. एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा. That places persons reports in news. चर्चित स्थान व्यक्ति रिपोर्ट. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं आज के डिस्कशन में मेंशन हुए इंपॉर्टेंट प्लेसेस, पर्सन्स और रिपोर्ट्स का. रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा. जल्दी से देख लेते हैं. Sure. Let's quickly list them. Month in 2025, National Conference on Defense Land Management held in New Delhi. Key figure, Defense Minister Rajnath Singh. Managing body, Directorate General of Defense Estates. Theme, Strategic Roadmap to Viksit Bharat at 2047. Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry, co-chaired 13th India-UAE HLJTFI meeting in UAE. Key agreement, India-UAE SEPA 2022. Kottayam, Kerala, venue for the National Ayush Mission Workshop on IT Solutions. Kerala designated nodal state. Participation from 28 states and 8 UTs. 8 states and 8 union territories. GGG. PM Vishwakarma Scheme. Launched September 17, 2023. 2-year milestone event held in Bodh Gaya, Bihar. Key figures, 30 lakh registrations, 4,100 crore loans. 30 lakh, 4,100 crore. G. Banking Laws Amendment Act 2025. Implemented August 1, 2025. Key change, substantial interest threshold raised to 2 crore rupees. 2 crore rupees. G. Okay. WTO, World Trade Report 2025. Focus on AI and trade projection. 40% trade boost by 2040. 40%! Key concern, digital divide. Organization, World Trade Organization WTO, Gaza City, site of intensified Israeli ground offensive. Major humanitarian concern, conflict ongoing since October 7, 2023. China's defense minister, Warned against a divided world, referring to it as the rule of the jungle. Center for Science and Environment, CSE, released State of Africa's Environment 2025 report in Addis Ababa, Ethiopia. Key finding, Africa becoming most climate-mobile continent, displacement tripled 2009 to 2023. Displacement tripled. Los Angeles, host city for Global Climate Action and Sustainability Summit. Theme, Sustainable Pathways, Innovating for Climate Resilience. Indian Institute of Space Science and Technology, IIST, celebrated Foundation Day. Located in Thiruvananthapuram, Premier Institute for ISRO. Global Innovation Index, GII 2025. India ranked 38th. 38th. Report by World Intellectual Property Organization, WIPO. Combined Commanders Conference 2025. Held in Kolkata. Focus on unconventional threats. Jaya Mantra, Jointness, Atmanirbharta, Innovation. National Education Policy, NEP 2020. Implementation ongoing. Key structural change, 5+3+3+4 system. Goal, 6% of GDP on education. 6% of GDP. Seva Pakhwada, September 17, October 2, 2025, Nationwide Service Initiative. Key activity, Raktadaan Amrit Mahotsav 2.0. Seva Pakhwada, 11. Data and Infographics. चलो अब की नंबर्स को एक साथ देख लेते हैं. डेटा पॉइंट्स याद रखना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है. आंकड़ों पे नज़र डालते हैं. Absolutely. Let's consolidate the key data mentioned. Defense Land India. Approx 18 lakh acres managed by Directorate General of Defense Estates. 18 lakh acres. PM Vishwakarma Scheme, 2 years, registrations. 30 lakh, 100% target achieved. Trained artisans, 23 lakh. Loans sanctioned, 4,100 crore rupees to 5 lakh beneficiaries. Toolkits distributed, 8 lakh via India Post. Loan interest rate, 5% collateral free. Beneficiary demographics, 92% SC/ST OBC, 33% women. 92% SC/ST OBC, 33% women. India-UAE bilateral trade post-SEPA reached USD 83.7 billion in FY 2023-24, up from USD 43.3 billion in FY 2021.
nearly doubled, 83.7 billion US dollars. Banking Laws Amendment Act 2025. Substantial interest threshold, raised from 5 lakh rupees to 2 crore rupees after 57 years. 2 crore. WTO AI trade projection, potential global trade increase by 2040, nearly 40%. 40%. AI enabling goods trade 2023, USD 2.3 trillion US dollars. Africa climate displacement 2009 से 2023. Africa climate displacement 2009 से 2023. Internal displacement tripled, reaching 6.3 million in 2023. 6.3 million. Main cause 75% due to flooding. National AIUS Mission IT Workshop, participation from 28 states and 8 UTs. 28 states, 8 UTs. Global Innovation Index GII 2025, India's rank 38th. Seva Pakhwada, duration 15 days, September 17, October 2. Odisha tree plantation target 75 lakh saplings, 75 lakh. Maharashtra cataract surgery target 1 lakh. 1 lakh. Seva Pakhwada 12. Editorial Insights, संपादकीय अंतर्दृष्टि. अगर हम आज के डिस्कशंस को एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या मेन थीम्स या टेकअवेज निकल कर आते हैं? What would the editors be focusing on? संपादकीय क्या कहेंगे? Based on today's news, 4 major themes seem prominent, likely reflected in editorial commentary. 1. Accelerating digital governance. The Manthan Conference for Defense Land and the Ayush IT Workshop clearly signal a strong push towards comprehensive digital governance across diverse sectors. Editorials would likely analyze the potential benefits, efficiency, transparency, but also the challenges, implementation hurdles, digital divide within India, data security. डिजिटल शासन पर फोकस. 2. The Seva model of leadership. The Seva Pakhwada initiative presents a unique model of political leadership linking personal milestones to public service. Editorials might explore its effectiveness in fostering civic engagement and delivering welfare, while also debating the ethical implications and the potential for politicization. सेवा मॉडल पर बहस. 3. Strategic economic diplomacy pays off. The impressive results of the India-UAE SEPA and the ongoing work of the HLJTFI highlight the success of India's strategic economic diplomacy. Editorials would likely emphasize the importance of well-negotiated trade deals and robust institutional mechanisms for boosting economic ties and achieving strategic objectives. आर्थिक कूटनीति की सफलता. 4. Climate justice. Urgency for Africa and Global South. The CSE report on Africa's climate mobility serves as a stark reminder of climate injustice. Editorials would undoubtedly stress the moral and practical imperative for developed nations to fulfill their climate finance commitments, like the Loss and Damage Fund, and support adaptation efforts in vulnerable regions like Africa. They might also discuss the implications for global stability and migration. जलवायु न्याय की जरूरत. 4. Climate justice. Urgency for Africa and Global South. 13. Prelims facts. Quick review. Prarambhik Pariksha Tathya. Twarit Punarikshan. Okay, rapid fire time. Let's quickly revise the top 10 prelims facts from today's discussion. Ready? Get set, go. फटाफट रिवाइज करते हैं. Let's nail these facts. बिल्कुल. One Manthan 2025 theme. Strategic roadmap to Viksit Bharat at 2047. Related to defense land management. 2. Total defense land managed by DGDE. Approximately 18 lakh acres. 18 lakh acres. 3. PM Vishwakarma scheme, 2-year achievement. Reached 3 crore beneficiaries. Sanctioned 4,100 crore loans. 3 crore beneficiaries. 4,100 crore rupees. 4. India-UAE trade post-SEPA. Nearly doubled, reaching USD 83.7 billion. 83.7 billion USD. 5. Banking reform substantial interest threshold. Raised from 5 lakh to 2 crore rupees. 2 crore rupees. 6. WTO AI trade boost projection by 2040, nearly 40%. 40%. 7. Africa climate displacement trend 2009-2023. Tripled, mainly due to flooding, 75%. Tripled. 8. AIUS IT workshop host state, Kerala,
Participants, 28 states plus 8 UTs. 28 states, 8 UTs. 9. India's rank in Global Innovation Index GII 2025, 38th. 38th. Seva Pakhwada. Duration, 15 days, 17 September to October 2, 2025. 15 days. 10. Seva Pakhwada. Duration, 14. Mains practice questions. Mukhya Pariksha Abhyas Prashna. Prelims facts done. अब मेंस के लिए कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश जरूर करना. अब means के लिए कुछ सवाल. Absolutely. Writing practice is key. Here are 5 practice questions based on today's detailed discussion. 3 for GS Paper 2, 2 for GS Paper 3. GS2 questions. GS2 questions. Q1. Manthan 2025 signifies a crucial step towards modernizing the administration of strategic assets through digital governance. Critically evaluate the potential benefits and challenges of implementing digital land governance for defense estates in India, linking it to the broader goals of Viksit Bharat at 2047, 250 words. GS2 questions. Q2. The success of the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CPA) and mechanisms like the High-Level Task Force on Investments (HLJTFI) offer valuable lessons. Discuss the key factors contributing to the strengthening India-UAE economic partnership and suggest how these can inform India's economic diplomacy with other regions. 250 words. GS2 questions. Integrating traditional medicine systems like Ayush into the national digital health ecosystem presents both opportunities and challenges. Discuss the significance of initiatives like the National Ayush Mission workshop on IT solutions in overcoming challenges related to standardization, interoperability, and evidence generation. 250 words. GS3 questions. GS3 questions. Q4. The PM Vishwakarma scheme has demonstrated significant outreach in its initial phase. Assess its impact on financial inclusion, skill development, and social justice for traditional artisans. What further measures are needed to ensure the scheme's long-term sustainability and deeper economic impact? 250 words. GS3 questions. Q5. The WTO warns that while AI can significantly boost global trade, it also risks exacerbating inequalities. Analyze the mechanisms through which AI might impact global trade and discuss the policy interventions required at national and international levels to foster inclusive AI-driven trade growth, particularly for developing countries like India. 250 words question. Aspirants को encourage करेंगे कि pause करके इन questions का structure सोचें, key points identify करें और फिर answer लिखने की कोशिश करें. लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें. GS3 questions. 15th quiz. चलो अब एक क्विक क्विज खेलते हैं. 5 सवाल बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन. ऑप्शंस भी मिलेंगे. रेडी हो जाओ. क्विज टाइम. Let's test the recall. देखते हैं कितना याद रहा. Question 1. The Directorate General of Defence Estates manages approximately how much land in India? A. 8 lakh acres, B. 12 lakh acres, C. 18 lakh acres, D. 25 lakh acres. The correct answer is C. 18 lakh acres. 18 lakh acres. Good one. Question 2. The PM Vishwakarma scheme provides a toolkit incentive grant of what amount after skill training? A. 5,000 rupees, B. 10,000 rupees, C. 15,000 rupees, D. 20,000 rupees. The correct answer is C. 15,000 rupees. 15,000 rupees in e-vouchers. Right. Question 3. Which organization released the State of Africa's Environment 2025 report highlighting climate mobility? A. World Wildlife Fund WWF, B. United Nations Environment Programme UNEP, C. Center for Science and Environment CSE, D. Greenpeace. The correct answer is C. Center for Science and Environment CSE, an Indian think tank. Important one. Question 4. India achieved which rank in the Global Innovation Index GII 2025? A. 42nd, B. 40th, C. 38th, D. 36th. The correct answer is C. 38th. 30th position. Great achievement. Question 5. The Jai Mantra, emphasized at the Combined Commanders Conference, stands for jointness,
Atmanirbharta and what else? A. Agility. B. Integration. C. Innovation. D. Intelligence. The correct answer is C. Innovation. Jointness, Atmanirbharta and innovation. एक्सीलेंट। होप सबके आंसर सही गए होंगे। रिवीजन इज की। उम्मीद है सबने सही जवाब दिए। 16 फ्लैश कार्ड्स। और लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए 10 इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स कीवर्ड और उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फटाफट से फ्लैश कार्ड्स। लेट्स फ्लैश थ्रू दिस। Yeah. बिल्कुल। 1 मंथन 2025 डिफेंस लैंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस। थीम स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत एट 2047। रक्षा भूमि प्रबंधन। 1 मंथन 2025 डिफेंस लैंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस। थीम 2 PM विश्वकर्मा डेटा 30 lakh registered, 23 lakh trained, 4,100 crore loans, 8 lakh toolkits, 5% interest, 92% SC, ST, OBC, 33% women. महत्वपूर्ण आंकड़े। 1 Manthan 2025 Defence Land Digital Transformation Conference. Theme 3 India UAE CPA Impact. Bilateral trade nearly doubled. USD 43.3 billion to USD 83.7 billion. Focus now on non-oil strategic sectors via HLJTFI. व्यापार लगभग दोगुना. 4 Banking reform substantial interest. Threshold raised. 5 lakh rupees, 2 crore rupees after 57 years. Part of Banking Laws Amendment Act 2025. सीमा 2 करोड़ हुई. 5 AI and Trade WTO report. Sama 40% trade boost by 2040 potential. Major risk. Widening digital divide. Inequality. व्यापार में 40% वृद्धि की संभावना पर असमानता का खतरा. AI and Trade WTO report 40% trade boost by 2040 potential. Major risk. 6 Africa Climate Mobility CSC report. Internal displacement tripled from 2009 to 23, 75% due to flooding. Continent highly vulnerable. विस्थापन तिगुना बाढ़ मुख्य कारण. 5 AI and Trade WTO report 40% trade boost by 2040 potential. Major risk. 7 IIST Thiruvananthapuram Premier Institute for ISRO. Key role in human resource dev for space sector. Celebrated Foundation Day. ISRO के लिए महत्वपूर्ण संस्थान. 8 AIOSH IT Workshop Kerala. Aim National Digital Framework for AIUSH. Integrate with ABDM. 28 states, 8 UTs participated. AIUSH में IT. 8 AIOSH IT Workshop Kerala. Aim 9 GII Rank 2025. India 38. Strength in Knowledge and Tech Outputs. Report by WIPO. भारत की रैंक 38वीं. 8 AIOSH IT Workshop Kerala. Aim 10 Seva Pakhwada. 15-day service initiative September 17 to October 2. Linked to PM's birthday. Model of service leadership. Ethical dimensions debated. 15 दिन का सेवा कार्यक्रम. AYS IT Workshop Kerala. Aim. आउट्रो समापन। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का सितंबर 18, 2025 के करंट अफेयर्स का फुल ब्लोन डिटेल्ड एनालिसिस। हमने देखा कैसे टेक्नोलॉजी, डिफेंस, लैंड से लेकर आयुष तक हर सेक्टर में घुस रही है, कैसे पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम्स जमीन पर इम्पैक्ट ला रही हैं और कैसे बैंकिंग सेक्टर में पुराने रूल्स बदल रहे हैं। हमने इंडिया यूएई पार्टनरशिप की गहराई देखी, सीपा के कॉन्क्रीट रिजल्ट्स जाने, WTO की रिपोर्ट से AI के डबल एज्ड स्वॉर्ड पोटेंशियल को समझा, अपॉर्चुनिटी भी, चैलेंज भी। अफ्रीका की क्लाइमेट चेंज से बढ़ती वल्नरेबिलिटी को CSC की रिपोर्ट से फील किया और सेवा पखवाड़ा के जरिए लीडरशिप और सर्विस के कनेक्शन पर भी विचार किया। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस सब एक दूसरे से जुड़ा है। To all the dedicated UPSC aspirants listening, ये करंट अफेयर्स सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन नहीं है। ये गवर्नेंस के पैटर्न्स हैं, ये पॉलिसी इवोल्यूशन की स्टोरी है, ये इंटरनेशनल शिफ्ट्स के इंडिकेटर्स हैं। इन्हें डीपली समझना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन और एक इफेक्टिव, एम्पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए बहुत जरूरी है। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। याद रखिए, आपने ये सफर क्यों शुरू किया। बिल्कुल, हर स्कीम जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे PM विश्वकर्मा, हर पॉलिसी रिफॉर्म जैसे NEP, हर ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे WTO की AI रिपोर्ट, हर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जैसे मंथन 2025, ये सब मिलकर उस कल के इंडिया को शेप कर रहे हैं जिसका सपना विकसित भारत एट 2047 में देखा गया है।
आपकी तैयारी, आपकी समझ इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का एक अनिवार्य हिस्सा है। योर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, आपकी समझ मायने रखती है। तो बस फोकस बनाए रखो। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। You've got this. लगे रहो, हिम्मत मत हारना। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो इस ऑडियो को कम से कम एक बार और जरूर सुनना। रिवीजन के लिए रेपिटेशन बहुत जरूरी है। दोबारा जरूर सुनना। और हाँ, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अपने थॉट्स, फीडबैक या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वो घंटी वाला आइकॉन, द बेल आइकन, उसे भी दबा देना ताकि जब भी हम नया एनालिसिस अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी ₹299 पर मंथ वाली मेंबरशिप भी ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपको हमारे सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस और प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देगा। मेंबरशिप भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम सच में दिल से पसंद आया एंड यू फील लाइक सपोर्टिंग अस फर्दर, तो आप हमें एक सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी तरफ से मिला छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाने में और आपके लिए ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली लाते रहने में बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। मिलेंगे अगले एनालिसिस में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अलविदा। नमस्कार।